देखो, अब जो कल वाली क्लास हमने स्टार्ट किया था, हमने चैप्टर अभी तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा था, है ना। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था। मैं एक बार वापस रिकैप कर देता हूँ। इन द चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोगों ने स्टार्टिंग जो किया था, मैंने आपको बताया था सबसे पहले अलग अलग कैपिटल के सोर्स के कॉस्ट कैलकुलेट करने के तरीके। अब कैपिटल में मैंने एक तो बताया था डेट, एक इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस। ठीक है। डेट को जो अमाउंट पे करते हैं वो क्या होता है, इक्विटी को जो पे करते हैं वो क्या होता है, और इसका जो डिविडेंड होता है वो जनरली क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग डेट की कॉस्ट निकालते हैं, डेट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो रिडीमेबल और एक होता है इरिडीमेबल। फॉर्मूला मैंने बताया था रिडीमेबल में आई 1 - T प्लस RV माइनस NP। यहां मैंने बताया था आई अपॉन, अच्छा, इक्विटी में डिविडेंड, इक्विटी की कॉस्ट निकालने के मैंने आपको चार तरीके बताए थे। अर्निंग यील्ड अप्रोच, फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड यील्ड अप्रोच, क्या फॉर्मूला था। ठीक है। फिर बताया था एक डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, और एक बताया था CAPM अप्रोच। इसका मतलब क्या होता था, रिस्क प्रीमियम। इसका मतलब क्या था, और ये रिस्क फैक्टर होता था जिसको हम लोग बोलते थे बीटा। ये सबको क्लियर था। फिर मैंने आपको कल वाली क्लास जो ली थी, कल कुछ बच्चों ने अटेंड नहीं की थी क्लास, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। वो वाला रिकॉर्डिंग है ना, आज अपलोड हो जाएगा। आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो आज अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। तो कल वाली अगर क्लास किसी की मिस हो गई हो तो रिकॉर्डेड देख लेना एक बार आप लोग, ठीक है ना। अब मैंने जो आपको बताया था वो ये बताया था कि जब भी हम लोग बात करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, कल मैंने स्टार्ट किया था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसके अंदर मैंने बताया था जो वेट होते हैं वो वेट कितने तरह के होते हैं। तो वहां समझाया था वेट मेनली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो होते हैं कौन से, वेट, एक तो हिस्टोरिकल और एक कौन सा था, हिस्टोरिकल में दो तरह के वेट हैं, बुक वैल्यू और, अब है ना, आप मेरी बात समझना, जब मैंने बात किया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ वेट्स के टाइप की, तो वेट मैंने बताया था दो तरह के होते हैं। एक तो कौन सा होता है बेटा, हिस्टोरिकल, और एक कौन सा होता है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों ने एक वर्ड सुना है मार्जिनल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड मार्जिनल। मार्जिनल कॉस्ट भी पढ़ा था, एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल मतलब क्या होता है भाई, अपन लोगों ने मार्जिनल मतलब क्या होता है, इट इज एडिशनल कॉस्ट फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। एग्री करते हो कि एक यूनिट आउटपुट की जो एडिशनल कॉस्ट है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो जब भी हम लोग नए कैपिटल की कॉस्ट निकालेंगे तो मार्जिनल वेट यूज करेंगे। हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है, उस कैपिटल कॉस्ट निकालना जो ऑलरेडी इश्यू हो चुका है। और इसमें आपस दो तरीके होते हैं, एक होता है बुक वैल्यू और एक कौन सा होता है, मार्केट वैल्यू। अब यहां पर यह ध्यान रखना, जब भी हम लोग बात करते हैं बुक वैल्यू वेट की, तो बुक वैल्यू मतलब क्या होता है, जो वैल्यू बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है। और जब मैं बात करता हूं मार्केट वैल्यू वेट्स की, तो मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मार्केट वैल्यू वेट जब भी लेंगे हम लोग, तो कभी भी इक्विटी, मतलब इसमें इक्विटी और रिजर्व्स, तो रिजर्व को डिफरेंस नहीं करना है हमको। मतलब मार्केट वैल्यू वेट्स में आपको रिजर्व अलग से लेना है, वो अज्यूम है इक्विटी का पार्ट है। ये कल मैंने समझाया था आप लोगों को, क्वेश्चन एक भी नहीं कराया था मैंने बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू का, बट एक सिंपल मैंने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सिखाया था आपको। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हम लोगों ने बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, ये दो कंसेप्ट थे, ठीक है ना। बुक वैल्यू वेट और मार्केट वैल्यू वेट का एक बेसिक मैंने आपको, ये इसमें मेन मैंने आपको बोला ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, preferable to use market value weight for equity while using market reserves such as share and retained profit are ignored as they are affect incorporate into value of equity। ये मैंने कंसेप्ट कल बता दिया था आप लोगों को। अब उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं एक बार, अभी इस कंसेप्ट के हम क्वेश्चन करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा आपको।
ये वाला पॉइंट भी पढ़ लो एक बार. There is no separate market value for market value of equity represent both paid up equity and मतलब इक्विटी की मार्केट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? रिटर्न अर्निंग और इक्विटी की वैल्यू को. इलस्ट्रेशन नंबर 16 देखो एक बार. Cost of equity is 10.41 while cost of retained earning is 10%. There are 50,000 share of rupee 10 each and retained earning of rupee 15 lakh. Market price per share is rupee 50. Calculate WACC. WACC मतलब using market value weight if there are no other source of finance. आपको मार्केट वैल्यू वेट से रिटेन अर्निंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है. अब है ना, आप एक चीज समझो, 50,000 शेयर है. एक शेयर क्या रेट का है? मतलब बुक वैल्यू कितनी हो गई? 5 लाख. बुक वैल्यू कितनी हो गई? 5 लाख. अच्छा, मार्केट प्राइस कितनी है? 50. तो बोलो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 25 लाख रुपए. भाई मेरी बात फिर समझो. कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10.41% है. रिटेन अर्निंग की कॉस्ट 10% है. 50,000 शेयर है, 10 का एक और रिजर्व 15 लाख के हैं. बोल रहे मार्केट प्राइस एक शेयर की 50 रुपए, तो बुक वैल्यू तो 5 लाख है और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 25 लाख रुपए. WACC निकालना है किसको यूज करके? अगर कोई अदर सोर्स नहीं है फाइनेंस का तो. अब मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर WACC निकालता हूं मार्केट वैल्यू वेट से, सुनना ध्यान से, यहां क्या बोल रहा है? कोई अदर सोर्स नहीं है फाइनेंस का. देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस. तो लिखो आप लोग एक बार, नोटिंग करो. लिखो आप बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी. सब लोग लिखेंगे बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी. $50,000 शेयर क्या रेट के हैं? अच्छा, रिजर्व का बुक वैल्यू कितना की बने? पढ़ो. रिटर्न अर्निंग कितने की दिख रही है? 15 लाख. मतलब इक्विटी और रिटर्न अर्निंग का रेशियो क्या है? वन इज टू 3 का रेशियो है. समझ आया? ये क्लियर है? मतलब 1 रुपया इक्विटी है तो 3 रुपए का रिजर्व है. 3 गुना है ना रिजर्व. अच्छा बताओ, 50 रुपए एक शेयर की मार्केट वैल्यू है. नंबर ऑफ शेयर कितने? 50,000. तो व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी? ₹25 लाख. अब बताओ 1:3 का रेशियो है तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और रिजर्व्स हम इसी रेशियो में स्प्लिट कर दें. तो इक्विटी ओवरऑल देखो, ये 25 लाख कंपनी के रिजर्व भी रिफ्लेक्ट कर रहा है. 25 लाख कंपनी के रिजर्व भी रिफ्लेक्ट. रिजर्व कंपनी की मार्केट प्राइस तभी बढ़ेगी रिजर्व बहुत अच्छा होगा. आज जैसे इसका एग्जांपल समझो, ये कॉपी करो एक बार. मैं ना आपको एग्जांपल बताता हूं, सुनो मेरी बात. सबने इसका नाम सुना है LIC का? क्या है LIC बताओ? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. अच्छा बताओ, हम बात करते हैं LIC की.
LIC का वैल्यू बहुत बड़ा है। अब वैल्यू बड़ा क्यों है, क्या कारण है LIC का वैल्यू बड़ा होने का? मतलब LIC ऐसा समझ लो इंडिया की GDP, मतलब LIC अगर बंद हो जाए, आज अगर न्यूज आ जाए ना कि LIC बंद हो रही है, तो देश की इकोनॉमी 20% नीचे गिर जाएगी। मतलब दो सेक्टर देश की इकोनॉमी का 34% होल्डिंग LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये देश की 34% होल्डिंग काउंट करती है। मतलब अगर LIC और SBI चले जाए तो देश की इकोनॉमी 34% नीचे आ जाएगी, 34 भी कम बता रहा हूं, और ज्यादा नीचे गिर जाएगी। मतलब इंडिया में इतना बड़ा इकोनॉमी का 34% सिर्फ ये दो कंपनी काउंट करती है। ऐसा क्यों बताओ? LIC को तो सरकार को जरूरत होती है ना, LIC के शेयर बेच देती है। आपको ध्यान होगा अभी 2 साल पहले LIC का IPO आया था, ठीक है ना? अब कितना परसेंटेज सेल किया आपको पता है? कितने परसेंट IPO आया था? गवर्नमेंट ने इसका सिर्फ 2% IPO लाई थी LIC का, और 2% IPO में सरकार ने 5000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए थे। मतलब पब्लिक के पास सिर्फ 2% होल्डिंग गई थी। अब मेरे को बताओ LIC का क्या कारण है इतना बड़ा होने का? सबसे बड़ा कारण रिजर्व्स। अब LIC की बैलेंस शीट देखो, इतना अनक्लेम अमाउंट है, इतना अनक्लेम। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं वो, आप अगर आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है ना, तो फोन कर करके बोलते भाई पैसे लेके जाओ हमसे। इतना अनक्लेम, मतलब लोगों को पता ही नहीं। अब आप अपन तो न्यू जनरेशन है, अगर आप LIC की और SBI की बात करो, LIC हो गया, SBI हो गया, मारुति हो गई, ये लगभग लगभग मेरे ख्याल से इंडिया के हर घर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। आपके घर में भी किसी ना किसी का खाता SBI में होगा ही सही, भले वो दादाजी का होगा, पापा मम्मी, कहीं ना कहीं तो होगा ही सही। कितने कितने LIC की पॉलिसी ले रखी होगी सही, और घर में मारुति कार होती है लगभग सबके, 90% केस में, एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है ना? अब इसके पास इसका वैल्यू, मतलब आज अगर मैं बात करूं ना, जितना भी इंश्योरेंस में कंपनीज है, आज LIC का बिजनेस हो सकता है अभी इस पॉइंट पे कम है, क्योंकि आजकल जो नए लोग हैं वो सब प्राइवेट कंपनीज में जा रहे हैं। आज प्राइवेट कंपनी में आप देखो HDFC, SBI लाइफ, ये सब प्राइवेट सेक्टर से आ चुके हैं। उसके बावजूद LIC का शेयर नीचे नहीं करता है, क्योंकि LIC के रिजर्व्स इतने ज्यादा है ना। मतलब आप LIC के रिजर्व का बैलेंस शीट देखो, तो इसका इतना रिजर्व, इतना पैसा पड़ा हुआ है, इतना अनक्लेम अमाउंट है। अच्छा, बहुत सी बार लोग क्या करते हैं, 1-2 साल पॉलिसी चलाते हैं, पॉलिसी बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, 2 साल पॉलिसी चलाई, पैसा दिया और प्रीमियम देके बंद कर दिया। अब कंपनी ने कमिट किया था आपको कितने साल चलाना है, 15 साल, आपने 3 साल पे किया, फिर आपने पे करना बंद कर दिया। अब पता है अगर आपने 3 साल पे किया और पे करना बंद करा तो पैसा पूरा डूब जाता है और रिटर्न नहीं होता है पैसा, ये रूल है। मिनिमम आपको पॉलिसी, आप लोगों ने फाउंडेशन लेवल पे ध्यान होगा, एक सरेंडर वैल्यू कंसेप्ट होता था, अपन JLP पढ़ते थे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, उसमें सरेंडर वैल्यू होता है। सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है? अगर आपने पॉलिसी, चलती हुई पॉलिसी को बंद कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ सरेंडर वैल्यू। और पॉलिसी मैच्योर दो ही केस में होती है, या तो डेथ हो जाए या टाइम खत्म हो जाए। अब आप बताओ, 1 साल 2 साल पॉलिसी बंद कर दिया, क्या होगा? सरेंडर वैल्यू खत्म हो गई। अब आपको 2 साल तक सरेंडर होता ही नहीं है, 3 साल बाद परमिट करते हैं। अब आप सोचो, अगर 15,000 रुपए एक आदमी एक पॉलिसी का दे रहा है, और 15,000 नहीं कितना ही होता है पैसा, तो पूरे इंडिया के अंदर कितनी पॉलिसियां बंद होती होगी? तो ये सब कंपनी का एक तरह रिजर्व इकट्ठा हो गया। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं कि आज जैसे मान लो मेरे दादाजी की पॉलिसी, मेरे को पता ही नहीं है, उनकी डेथ हो गई, हमने क्लेम ही नहीं किया पैसा, या एड्रेस चेंज हो गया, तो इस कारण क्या होता है, इनके रिजर्व्स धीरे 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 इतने रिजर्व बढ़ गए। तो गवर्नमेंट को जब भी पैसों की जरूरत होती है, वो सबसे पहले देखती है LIC को। आप उदयपुर के अंदर देख लो, LIC की जो बिल्डिंग्स है वो सब खुद की बिल्डिंग्स है, ओन बिल्डिंग, रेंटेड भी नहीं है। आज अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी की बात करो, मैं आज तुमको बोलता हूँ HDFC लाइफ, ये इन्हें कॉम्पिटिटर है, बट ये क्या होगा, HDFC लाइफ एक कोई बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर में एक ऑफिस लेके चला रहे हैं। बट अब LIC की बिल्डिंग देखो, अभी उदयपुर के अंदर दिल्ली गेट पे LIC की बिल्डिंग है, पटेल सर्कल पे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, रेती स्टैंड, और सब खुद की बिल्डिंग है, रेंटेड नहीं है। When you go to मुंबई, नरीमन पॉइंट पे इनकी सबसे बड़ी बिल्डिंग। ऐसे हर सिटी में इनका मेन लोकेशन पे बिल्डिंग है, मतलब इनका रिजर्व बहुत अच्छा है। तो LIC का रिजर्व बहुत अच्छा है, इसलिए उसकी इक्विटी की मार्केट प्राइस बहुत अच्छी है, नीचे गिरता ही नहीं है मार्केट शेयर। शेयर नीचे गिरता है, लोग इतना पैसा पंप इन कर देते हैं कि एकदम से शेयर क्या होता है, बस
मतलब लोग वेट करते हैं एलआईसी का शेयर नीचे गिरे, हम लोग बाइंग करें, उनको पता है कभी कुछ नहीं होने वाला है शेयर। तो आप एक चीज समझो, इसका मार्केट वैल्यू अच्छा क्यों? क्योंकि कंपनी के रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं। आई वाज, और एलआईसी खत्म हो गया मतलब मैं बोल रहा हूं इंडिया की 30% जीडीपी साफ हो जाएगी। तो हमेशा इक्विटी किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, किसमें होते हैं रिफ्लेक्ट? रिजर्व्स में। इक्विटी मार्केट में अच्छी है मतलब कंपनी का रिजर्व बहुत अच्छा है। आई बात समझ में? अब आप एक चीज समझो, मैंने ये बोला 25 लाख रुपए का इक्विटी है, आपका बुक रेशियो क्या है? 1:3। तो बताओ मार्केट में वैल्यू कितनी है, रिजर्व्स का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? और ये कितना आया? 6,25,000। अब 6,25,000 के लिए तो कॉस्ट कितनी गिवन है हमको? 10.41, और रिटेन की कॉस्ट कितनी है? 10%। यहां तक सबने कर लिया कॉपी? 625 1875 तक ये कर लो। 6,20,000 इस 25 लाख को मैंने उस रेशो में डिवाइड कर दिया, तो 6,25,000 इक्विटी हो गया और रिजर्व 18,75,000 हो गया। अब हमको निकालना क्या है अल्टीमेटली? वेटेड एवरेज। तो अब लिखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक कॉलम बनाओ सोर्स, तो एक कॉलम तो सोर्स। अब सोर्स में क्या होगा? एक तो इक्विटी और एक क्या होगा? अच्छा बताओ कितना कॉस्ट है? इक्विटी 10.41, रिटेन अर्निंग 10, तो यहां लिखो 10.41 और यहां लिखो 10। अब 6,25,000 का 10.41% निकालो, कितना आ रहा है अमाउंट में? 65062। 3 कर लो। और 18,75,000 का 10%, इन दोनों का टोटल निकालो। टू लाख 500। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगा? निकालो कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? 10.10%। करो फटाफट। कर लिया? समझ में आया? एनी डाउट? ठीक है देखो, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे। कम टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 17 17। पढ़ो एक बार बेटा सब लोग, पढ़ो इलस्ट्रेशन नंबर 17। Calculate weighted average cost of capital using the following data by using book value and market value। एक तो weighted average cost of capital कैसे निकालना है? बुक वैल्यू वेट से, और एक कैसे निकालना है? मार्केट वैल्यू से। कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह से है, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। इनका मार्केट प्राइस गिवन है 105, 110 और 24 रुपए एडिशनल। 100 पर डिबेंचर, रिडेम्पशन किस पे होगा? पार। बताओ रिडेम्पशन एट पार मतलब 100 के डिबेंचर पे कितना रीपे करना है? 100। 10% कूपन रेट,
मतलब 10% इंटरेस्ट की रेट है, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट और 10 ईयर मेच्योरिटी, 100 पर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट पार, 5% कूपन रेट, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट, 10 ईयर मेच्योरिटी, इक्विटी शेयर ₹4 फ्लोटेशन कॉस्ट, मार्केट प्राइस ₹24, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड इज ₹1, एनुअल ग्रोथ 5%, द फर्म इज प्रैक्टिस ऑफ ऑल अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। टैक्स रेट 30%, यूज वाईटीएम, वाईटीएम भी छोड़ देना, वाईटीएम पढ़ाना बाकी है मेरे को, है ना, अपन जैसे कर रहे हैं वैसे ही। टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, अपने को क्या करना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, WACC निकालना है अपने को। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपन लोगों ने क्या चैप्टर जब चालू किया था तो आपको ध्यान होगा मैंने आपको अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाया था, कॉस्ट ऑफ डेट अलग सिखाया था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस अलग सिखाया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग सिखाया था, है ना। अभी यहां क्या करना है अपने को, पहले इंडिविजुअल कॉस्ट निकालनी है। देखो आप समझो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए मेरे को एक तो इंडिविजुअल कॉस्ट, जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, अपन ने अभी ये क्वेश्चन किया, मेरे को एक तो इंडिविजुअल कॉस्ट चाहिए और एक क्या चाहिए उनकी, अगर मार्केट वैल्यू पे निकालना है मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू पे निकालना है तो बुक वैल्यू, समझे बात को, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो कॉस्ट परसेंटेज होता है ना, ये हमेशा सेम रहेगा, भले बुक वैल्यू हो या मार्केट वैल्यू। एक एग्जांपल पूरा कराता हूं, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिखो आप लोग एक बार, लिखो आप, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये इलस्ट्रेशन नंबर 17 है, पेज नंबर 4.35, इलस्ट्रेशन नंबर 17 पेज नंबर 4.35। सबसे पहले वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस, अब बताओ कौन कौन से सोर्स दिख रहे हैं, प्रेफरेंस इक्विटी, तो लिखो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, KD, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ब्रैकेट में KD। नाउ हाउ वुड यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, अब दो फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, एक तो जब कौन सा होता है, बोलो, रिडीमेबल, और एक कौन सा होता है, अच्छा इसमें चेक करो, लाइव गिवन है क्या, 100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट, मतलब बोलो रिडेम्पशन है कि नहीं, 10 ईयर मेच्योरिटी मतलब रिडीमेबल वाला है, तो बताओ क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कॉपी बाद में करना है, पहले देख लो एक बार इधर, ये फॉर्मूला लगाते थे अपन लोग। अच्छा इंटरेस्ट कितना होगा चेक करो, कितने का डिबेंचर है, क्या रेट है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 10। अच्छा टैक्स रेट कितनी है, कितना टैक्स रेट है, 30%, रिडेम्पशन कितने पे हो रहे हैं, पार, मतलब अच्छा नेट प्रोसीड 100 का डिबेंचर है, अभी आप ध्यान दो कितने का फ्लोटेशन कॉस्ट है, नहीं ध्यान दो एक मिनट सुनना, फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है, 4%, मतलब बताओ 100 के डिबेंचर, फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लगेगी, कितनी फ्लोटेशन कॉस्ट है, अब बताओ, नहीं 96 नहीं, मार्केट प्राइस कितनी है भाई, 100 का डिबेंचर आज कितने पे बिक रहा है, 105, और 4 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो नेट प्रोसीड कितना आएगा, नेट प्रोसीड तो 101 आएगा ना भाई, 100 पे थोड़ी ना बिक रहा है डिबेंचर, 105 की मार्केट प्राइस है, 4 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो माइनस 101, लाइफ कितने साल है, तो डिवाइड बाय 10, कितना आ रहा है चेक करो आप,
कितना आ रहा है? सिक्स पॉइंट, तो लिखो 6.86%। बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है? इनने जो मेथड यूज किया ना क्वेश्चन में, वाईटीएम मेथड है, वो आईआरआर वाला मेथड है, वो अपन अभी आगे बजटिंग में पढ़ेंगे। अपन ने पढ़ा नहीं अभी है ना, आईआरआर मेथड अपन बजटिंग में पढ़ेंगे। इनके थ्रू आ रही है कॉस्ट 6.89, अपने थ्रू आ रही है 6.03 का डिफरेंस है वो, क्योंकि अपना शॉर्टकट मेथड है आईआरआर मेथड, इनने वाईटीएम मेथड यूज किया है, वो मेरे को पढ़ाना बाकी है अभी है ना, तो वाईटीएम मेथड में भी आगे पढ़ाऊंगा मैं। ये क्लियर है? अच्छा अब अगला बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, तो लिखो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। अब क्या फॉर्मूला होगा बताओ? नो, 100 का प्रेफरेंस शेयर 5% कूपन रेट, तो डिविडेंड कितना होगा? 100 के प्रेफरेंस शेयर पे 5% कूपन रेट है, मतलब 5 रुपए का डिविडेंड है, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट है। अब वापस देखो मार्केट प्राइस कितनी है, तो 110, 108 रुपए। अच्छा रिडीमेबल किस पे है? लाइफ कितनी है? निकालो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है चेक करो। अब इसको आफ्टर टैक्स करने की जरूरत नहीं है ना, ये होते ही आफ्टर टैक्स है। कितना आ रहा है? 4 पॉइंट, ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आ गया। बोलो इसमें कोई डाउट? दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नो, इक्विटी शेयर की ₹4 फ्लोटेशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस 24 रुपए। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड 1 रुपी। नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर डिविडेंड? अच्छा यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लेगा? इक्विटी के 4 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, अर्निंग यील्ड, डिविडेंड यील्ड, अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल लग जाएगा। अच्छा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला क्या है? तो लिखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। व्हाट विल बी D1? कितना एक्सपेक्टेड डिविडेंड? एक। अच्छा व्हाट इज द मार्केट प्राइस? 24 का शेयर है और 4 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट है। 24 के शेयर की 4 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो क्या होगा बताओ? आप ऐसे तो करोगे ना, 20 नेट प्रोसीड, इसमें भी तो कम आ रहा है, यहां पे पी क्या हो जाएगा आपका? तो 1/20 प्लस ग्रोथ कितना है? तो ये के ही आ जाएगा आपका। दिस इज के ही। बोलो यहां तक कोई डाउट?
वापस समझाओ यहां तक? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब बताओ, हमने कॉस्ट ऑफ डेट निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लिया, ठीक है। अपने इंडिविजुअल कॉस्ट निकालनी, अब अपने को डब्ल्यूएसीसी निकालना है, तो लिखो अब यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। तो मेक वन कॉलम सोर्स बुक वैल्यू, अमाउंट। नाउ सबसे पहले सोर्स में बताओ, पहला डिबेंचर प्रेफरेंस इक्विटी, तो लिखो सोर्स में डिबेंचर, नाउ व्हाट इज बुक वैल्यू ऑफ डिबेंचर? 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, यही बुक वैल्यू होगी। देखो आप 5 लाख, अच्छा व्हाट इज योर कॉस्ट? प्रेफरेंस में तो 4.03 है, 10 निकालो कितना आ रहा है अमाउंट में, और इसका टोटल निकालो। निकालो 5 लाख का 6.86%, $34,300, फिर 5 लाख इंटू और ये 1 लाख, टोटल निकाल लो इसका। वन फाइव, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? $7.72%, तो फाइनल कॉस्ट आएगी आपकी 7 अब ये बताओ कैसे निकाला अपन ने? कौन से वेट लिए हमने? बुक वैल्यू वेट्स। दिस WACC इज यूजिंग बुक वैल्यू वेट। यहां तक कोई डाउट? कॉपी कर लो फटाफट यहां तक। अब ये WACC अपने को कहां से निकालने हैं? नाउ यू नीड टू कैलकुलेट WACC मार्केट वैल्यू वेट्स। ये कर लिया कॉपी? ये सबको क्लियर है? अब वापस लिखो स्टेटमेंट शोइंग WACC, ब्रैकेट में लिखो मार्केट वैल्यू वेट्स। या मार्केट वैल्यू लेना ना। वापस भी डेट, इसमें रिजर्व है ही नहीं। कैलकुलेट द कॉस्ट परसेंटेज विल बी सेम एज इट वाज इन बुक वैल्यू। कॉस्ट परसेंटेज चेंज नहीं होंगे, है ना? तो कॉस्ट कितना था? अच्छा व्हाट इज मार्केट वैल्यू बताओ?
अब बताओ डिबेंचर कितने का है? 105 रुपए। तो 5 लाख अपॉन, भाई मार्केट वैल्यू क्या होगी? 5 लाख अपॉन 100, कितने डिबेंचर्स हैं? 5 लाख अपॉन 100 करो, कितने डिबेंचर्स है? 50,000। और एक डिबेंचर कितने का है? 105। तो 50,000 इंटू 105 करो, 5,25,000। तो लिखो आप ना। इसी तरह 110 रुपए प्रेफरेंस शेयर है, तो 5 लाख अपॉन 100 और इंटू 110 कितना आ जाएगा? 5 लाख अपॉन 100 इंटू 110 कितना आएगा? 5 लाख। तो लिखो 5,50,000। ये क्लियर है? अच्छा, इक्विटी 24 रुपए का शेयर है, 1 लाख इंटू 24 लाख रुपए। ये टोटल निकालो, ये बताओ। इस टोटल को इस टोटल से डिवाइड करो, तो ये मार्केट वैल्यू वेट्स पे आ जाएगा आपका। निकालो 5,25,000 का 6.86%। एट पॉइंट, ठीक है। बोलो, समझ में आया? एनी डाउट? वापस समझाऊं कोई पॉइंट? तो क्लियर है? अपन ने इंडिविजुअल कॉस्ट निकाली, मार्केट बुक वैल्यू में बुक वैल्यू ले लिया और मार्केट वैल्यू मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट कर दिया। चलो ये वाला बताओ एक बार। 8 MCQ देखो। A company has financial structure equity 70% of its total debt प्लस इक्विटी। इक्विटी 70% है टोटल डेट का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10, लोन की इंटरेस्ट रेट 5% है, टैक्स रेट 30% है। कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा बताओ? इक्विटी का वेट कितना है? इक्विटी 70%, मतलब इक्विटी का वेट कितना है? तो डेट कितना हो गया? अच्छा, कॉस्ट, इक्विटी पे कॉस्ट कितनी है? लोन की इंटरेस्ट रेट 5%, टैक्स रेट 30% है। तो बताओ क्या होगा? अच्छा, इक्विटी को आफ्टर टैक्स करेंगे क्या? क्या इसको 10 इंटू 1 माइनस टी करूं क्या? क्यों नहीं? वो होता ही आफ्टर टैक्स है। डेट को करना। अच्छा, कितनी कॉस्ट दिख रही डेट की? डेट 5 दिख रहा है, तो 5 इंटू कितना आता है? तो वेटेड एवरेज निकाल लो, 0.7 इंटू 0.10। कल बताया था ना एक तरीका और, 0.3 इंटू 0.035 कितना आता है? चेक कर लो, मेमोरी में डाल के कर लो कैलकुलेटर पे। 0.7 इंटू 0.10, 0.3 इंटू 0.035 कितना आ रहा है? 8 पॉइंट, डी आ रहा है 8.05%।
भाई सिंपल, इक्विटी का वेट 70% डेट 30% है, कॉस्ट 10% है, 3.5% कॉस्ट है, तो वेटेड एवरेज निकाल लो, हो गया। आ रहा है 8.05, कैसे नहीं आ रहा है, वापस चेक करो। 0.7 इंटू 0.10, कैलकुलेटर चेक करो, मेमोरी में लो, 0.3 इंटू 0.035 और मेमआरसी कर दो, मेमोरी कॉल, आएगा आंसर। अरे मेरे को 5 साल हो गए करा, तो आंसर ही याद है मेरे को, तो आएगा 8.05%, 100% आएगा। तो कैलकुलेटर गड़बड़ होगा। चलो ये वाला देखो, 10th वाला। What is the overall cost of capital when firm has 20 crore in long term debt, 4 in preferred stock, मतलब preference, and 16 crore in equity? मतलब आप एक कॉलम बनाओ, सोर्स, अमाउंट, कॉस्ट, परसेंटेज, ऐसे फॉर्मेट बना लो फटाफट। बीस करोड़ तो लॉन्ग टर्म डेट है, तो डेट, प्रेफरेंस और इक्विटी। अब डेट कितना है, इसको करोड़ को 20 करोड़ मतलब 20 ले लो डायरेक्ट, है ना, सिर्फ इंस्टेड टेकिंग फुल फिगर 20 करोड़ आप 20 लिख लो। प्रेफर्ड कितना है, 4, और 16 इक्विटी है। द बिफोर टैक्स कॉस्ट फॉर डेट, प्रेफर्ड एंड इक्विटी। अब डेट को आफ्टर टैक्स करना, ये तो सेम ही लेना। ये 4% ले लेना। ये बार इसको चेक करना है एक बार, ये बिफोर टैक्स, ये 9, 15 क्या आ रहा है, 8.9 आ रहा है। बस ये अमाउंट ले लेना, इस टोटल को इससे डिवाइड कर, डेट को आफ्टर टैक्स करना। 20 का 4%, 4 का 9%, 16 का 15%, इनको टोटल को 40 से डिवाइड कर दो, 8.9%। हो गया, आया समझ में, क्लियर है। 8.9%। ठीक है, बस फिर हम लोग कल करते हैं कंटिन्यू, है ना। चलो, थैंक यू ऑल।